नॉलेज जो है कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना है, उसको चैलेंज करना है और उसको बढ़ाते रहना है, अदरवाइज वो खत्म हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। पीटर ड्रकर, मोस्ट फेमस मैनेजमेंट गुरु, आपको बता रहे हैं ये चीज। माय नेम इज चंद्र प्रकाश जोशी, फॉर्मर एजीएम आरबीआई, और इस वीडियो में हम फिर से 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपको काम आने वाले हैं फेज 2 की तैयारी में, और डिस्क्रिप्टिव में भी ये डिस्कशन आपको काम आएंगे। ये पार्ट 12 है 12th ऑफ दिस वीडियो सीरीज। मोबाइल एप्लीकेशन का नाम जो विजुअली हैंडीकैप लोगों के लिए बनाया गया, जो उनको बैंक डिनोमिनेशन नोट के जो डिनोमिनेशन से बैंक नोट के वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। बहुत सिंपल नाम है इसका, याद रखना आसान होगा आपको। मनी, MANI, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो 2020 में 1 जनवरी को लॉन्च किया गया था। 11 रीजनल लैंग्वेजेस में ये काम करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी आनंद महिंद्रा, श्री वेणु श्रीनिवासन और पंकज रमन भाई पटेल और रविंद्र एच ढोलकिया को पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर आरबीआई के बोर्ड में अपॉइंट किया हुआ है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ये जो डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं वो आरबीआई एक्ट सेक्शन 8 के अंडर के किए गए हैं। द गवर्नमेंट कैन नॉमिनेट 5 डायरेक्टर्स, 5 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है वेरियस फील्ड्स के नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स के रूप में, और ये 4 साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं। 2021-22 में मिस्टर संजय मल्होत्रा नॉमिनेट किए गए थे ऑन द बोर्ड बाय द गवर्नमेंट जब एन चंद्रशेखरन का टर्म खत्म हो गया था। तो इसमें से सेकंड सही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट 5 नहीं, गवर्नमेंट कितने डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है, बाकी सारा सही था। इसमें 10 डायरेक्टर और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल मतलब जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने श्री संजय मल्होत्रा जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में, उनको अपॉइंट किया है। टोटल 10 + 2 अपॉइंट कर सकती है। उसके अलावा बोर्ड में कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं, चारों डिप्टी गवर्नर भी बोर्ड में होते हैं आरबीआई के। एन चंद्रशेखरन का टर्म एंड हो गया था मार्च 3, 2022 को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रीअपॉइंट किया श्री महेश कुमार को एज डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई जून 2021 में, और शक्तिकांता दास को 3 साल के लिए और जो है 2021 में, दिसंबर 2021 में दे दिया था रीअपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ने। अब यहाँ पे आपको ऐसे रेगुलर अपडेट के लिए बीपीडिया पढ़ना चाहिए। वीकली बीपीडिया, मंथली बीपीडिया आप पहले से पढ़ रहे थे, अब आपके लिए आ गया डेली पीडिया। छोटी छोटी डोजेज में डेली अगर सीखेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। लाइव सेशंस हम कर रहे हैं आरबीआई के लिए, फेज 2 की तैयारी भी हो रही है, डिस्क्रिप्टिव हम रेगुलर चेक कर रहे हैं, और जो नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है। निम्न में से कौन सा करेक्ट है डीआईसीजीसी के बारे में? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये जो डीआईसीजीसी एक्ट है 1961, ये अमेंड किया गया था अगस्त 2021 में, और 1 जनवरी 2022 से अमेंडमेंट फोर्स में आए थे। एक जो की अमेंडमेंट था इसमें कि जो इंश्योरेंस पेमेंट है जो डिपॉजिटर्स का, ये 90 दिन के अंदर करना होता है बैंकों द्वारा, डीआईसीजीसी द्वारा। बैंक कस्टमर को देंगे, वह डीआईसीजीसी पेमेंट करेगा, 90 दिन में होना चाहिए। 90 दिन सारे के सारे डायरेक्शंस के बाद, और डीआईसीजीसी अपने बोर्ड के अप्रूवल से जो इंश्योर्ड बैंक को रिपेमेंट पीरियड होता है वो डेफर कर सकती है, लेकिन उसमें 2% का पेनल इंटरेस्ट, रेपो रेट के ऊपर 2% का पेनल इंटरेस्ट लगेगा फॉर द डिले। तो इसमें सेकंड एंड थर्ड सही है, क्योंकि पहला वाला जो लिखा है इसका जो गाइडलाइन लागू हो गई वो 1 सितंबर 2021 से हुई, न कि 1 जनवरी 22 से। और डीआईसीजीसी जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो 15 पैसा तक चार्ज कर सकती है, 15 पैसा 100 रुपये के डिपॉजिट के लिए, विद द अप्रूवल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भी आपको याद होना चाहिए। किसकी चेयरमैनशिप में स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का रिकमेंडेशन आया था? कौन सी एक्सपर्ट कमेटी थी? आपको चेयरमैन का नाम बताना है, और वो है उर्जित पटेल। देखिए 2014 में ये रिकमेंडेशन उर्जित पटेल कमेटी ने दी थी, एक्सपर्ट कमेटी टू रिवाइज एंड स्ट्रेंथन द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, और लागू होते होते 2022 में हुआ, क्योंकि एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ा, सेक्शन 17 ऑफ द आरबीआई एक्ट, और अब जाके 2022 में स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को लागू कर दिया गया है। एग्जिम बैंक एक इम्पोर्टेंट एक्टिव रोल प्ले करता है इनमें से किस किस चीज में? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में जो फॉरेन एंटिटीज के साथ होता है कुछ इंपोर्ट करने के लिए इंडिया में, एग्जिम बैंक है। कोई चीज अगर इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए एग्जिम बैंक खुद क्यों कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कोई इंपोर्टर करेगा? मेरे हिसाब से सही नहीं होना चाहिए। चलो और ऑप्शन पढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है, बिल्कुल।
कैपिटल गुड्स के लिए। शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है, ये भी एकदम ठीक है। फाइनेंसिंग R&D एक्टिविटीज, तो R&D एक्टिविटीज को जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज हैं, ये भी ठीक है। तो B, C और D ठीक हो गए, ए वाला करेक्ट नहीं है। लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करता है ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब क्या है? अब देखिए यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है। अब देखिए पहले इंटरेस्ट रेट सभी कंट्रीज में इवेंचुअली सेम हो जाएंगे, नहीं ये तो बिल्कुल सही नहीं है, तो ये भी सही नहीं है। इंटरेस्ट रेट की बात कहाँ से आ गई परचेजिंग पावर पैरिटी में? वो क्या करता है बेसिकली, आपको दो कंट्री के करेंसीज की बाइंग पावर की बात करता है। देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट, इसका भी कोई मतलब नहीं है, फॉरवर्ड रेट कुछ और हो सकता है। जो वस्तुएं हैं वो सेम प्राइस पे बिकनी चाहिए सभी कंट्रीज में, अगर एक्सचेंज रेट को कंसिडर कर लें तो उसके बाद। यस, ये है परचेजिंग पावर पैरिटी के। अगर जो चीज इंडिया में आपको सपोज 75 रुपीज में मिलती है, वो चीज यूएस में आपको $1 में मिलनी चाहिए। अगर $1 जो है 75 रुपीज के बराबर है, तो यूएसए में अगर आप जाएंगे तो वहां पे एक्चुअली आपको कॉफी मिलेगी $5 में, जबकि वो 375 रुपए के बराबर हो गया। यहाँ पे आपको कॉफी अच्छी जगह आपको 150 रुपए में मिल जाएगी। तो परचेजिंग पावर पैरिटी नहीं है, रुपए की परचेजिंग पावर ज्यादा है। ये चीज परचेजिंग पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट किया कि अगर एक्सचेंज रेट को हम कंसिडर कर लें तो बराबर परचेजिंग पावर होनी चाहिए, ये पॉइंट ठीक है। वस्तुएं जो हैं सेम प्राइस पे बिकनी चाहिए, अगर हम इन्फ्लेशन को कंसिडर कर लें, नहीं इन्फ्लेशन से भी इसका कुछ लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन सी एकदम सही है। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आईआईपी के बारे में? ये रिलीज करता है CSO, हर महीने रिलीज करता है, और मेजर सोर्स ऑफ डेटा जो है वो आता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। ऑल इंडिया आईआईपी जो है रिलीज किया जाता है मंथली, 1950 से लागू हो रहा है। ये सारे स्टेटमेंट एकदम सही हैं। CSO जो है हर मंथ रिलीज करता है, टाइम लगेगा उसमें 6 वीक का, 1950 से ये चला आ रहा है। मेजर सोर्स ऑफ डेटा आता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जो 322 आउट ऑफ 407 आइटम को सप्लाई कर रहा है, उसका डेटा सप्लाई कर रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा रिलीज की गई है? कौन रिलीज करता है ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को? करेक्ट आंसर है यहाँ पे UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इंडिया की रैंक है 136 आउट ऑफ 146, 146 से 136 है, और लास्ट ईयर 21 में इंडिया की रैंक थी 139, तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, बट अगर आप देखेंगे तो काफी पीछे है इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स में। फिनलैंड नंबर 1 पर है, सबसे खुश हैं वहां के लोग, फिनलैंड के लोग। निम्न में से कौन सा एसोसिएटेड है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज से, IPCC से रिलेटेड है? कौन सा करेक्ट है? देखिए IPCC जो है वो असेसमेंट करता है, साइंटिफिक बेसिस प्रोवाइड करता है सारी गवर्नमेंट के लिए क्लाइमेट से रिलेटेड टॉपिक्स पे। क्योटो प्रोटोकॉल जो है, जो क्योटो जापान में अडॉप्ट किया था 1999 में, और 2005 से ये एक्शन में आया, इम्प्लीमेंट हुआ। ये ठीक नहीं लग रहा है। और ये जो IPCC है 1998 में UNDP द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, तो केवल पहला यहाँ पर ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का है और 2005 से ये इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन है ये 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो जापान में डिस्कस हुआ था, और ये सेटअप किया 1988 में, IPCC सेटअप किया 1988 में बाई वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। फिस्कल डेफिसिट का टारगेट क्या है? परसेंटेज ऑफ GDP फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए, जैसा कि यूनियन बजट में दिया गया है। स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा वाला क्वेश्चन है आपको। फिस्कल डेफिसिट का इस साल का टारगेट है 6.4%, और 2025-26 तक इसको 4.5% तक इम्प्रूव हो जाने का प्लान है, तो इस बार का है 6.4। निम्न में से कौन सा एक एग्जाम्पल है एप्लीकेशन ऑफ टेलियोलॉजिकल एथिक्स? टेलियोलॉजिकल एथिक्स मतलब एक व्यक्ति जो ट्रैफिक सिग्नल फॉलो कर रहा है जबकि वो लेट हो रहा है, उसके बावजूद भी फॉलो कर रहा है। एक पुलिस ऑफिसर एक एनकाउंटर कर रहा है किसी खतरनाक क्रिमिनल का, जैसे हमारे देश में आपने सुने होंगे ना, रेप क्रिमिनल्स को कई बार
सीधे वो एनकाउंटर कर रहे हैं पुलिस वाले, क्योंकि अगर पुलिस वालों को लगता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत स्लो है, अगर कोई मिलिट्री मैन ब्रेवरी दिखा रहा है जबकि उसको लग रहा है कि उसकी मौत हो सकती है, और कोई व्यक्ति ऑनेस्टली बात कर रहा है टेररिस्ट से, अब टेररिस्ट से ऑनेस्टली बात कर रहा है, मतलब वहाँ पर झूठ बोलना भी एथिकल कहलाएगा ना। तो टेलियोलॉजिकल एथिक्स की सिचुएशन है यहाँ पे। सिचुएशन बी, जिसको हम यूटिलिटेरियनिज्म भी बोलते हैं, ये कॉन्सिक्वेंस बेस व्यू ऑफ एथिक्स है। कॉन्सिक्वेंस मतलब उनका पॉइंट क्या है, इसमें क्या है कि कॉन्सिक्वेंस क्या है कि अगर उसको क्रिमिनल पता है, पुलिस वाले कोई क्रिमिनल है, जस्टिस सिस्टम स्लो है, तो उसको मालूम है इसको तो सजा मिलनी ही थी, तो हम जस्टिस सिस्टम पे क्यों जाए, हम खुद ही सजा दे देते हैं, क्योंकि कॉन्सिक्वेंस तो वही होना है। ये चीज को ये थ्योरी मानती है। और जो सी एंड डी है यहाँ पे, वो एग्जाम्पल है वर्च्यू एथिक्स का, क्योंकि ऑनेस्टली दिखा रहा है टेररिस्ट के सामने भी, ये जो कमिटमेंट है कि भाई हमें ब्रेवरी से लड़ना चाहिए चाहे मौत भी आ जाए, ये वर्च्यू की बात है। और एक एग्जाम्पल है डियोंटोलॉजिकल एथिक्स का। निम्न में से कौन सा एक एसेट नहीं है कमर्शियल बैंक द्वारा? एसेट समझते हैं, एसेट मतलब होता है जो आपको मिलना है, जो आपको प्राप्त होगा वो आपका एसेट है। जैसे आपने किसी को अगर लोन दिया है तो लोन आपको वापस मिलेगा, वो आपका एसेट है। तो बैंक जब लोन देगा ना तो वो एसेट कहलाएगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये एक तरीके का लोन है, बिल्स के अगेंस्ट जो है बिल एक्सचेंज किए, मतलब किसी कस्टमर ने बिल पकड़ाए बैंक के कस्टमर ने, और बैंक ने उसके अगेंस्ट उसको डिस्काउंट करके पैसे दे रखे हैं। करंट अकाउंट में डिपॉजिट है, डिपॉजिट कैसे एसेट हो सकता है बैंक का, क्योंकि डिपॉजिट तो बैंक को वापस करना है, ये बेसिकली लायबिलिटी है। मनी लेंट एट शॉर्ट नोटिस, तो ये भी लोन हो गया। और डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट अकाउंट में, तो ये भी लोन हो गया। इसमें सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ये आपका लायबिलिटी है। जो कंट्रीज हैं वो बायलैटरल रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं RTA, रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट, जिससे उनकी मार्केट में एक्सेस बढ़ती है, एक्सपेंड करते हैं फॉरेन मार्केट में। और RTA जो है इंक्लूड करते हैं, निम्न में से क्या क्या चीज़ इसमें इंक्लूडेड है RTA में? प्रीफरेंशियल अरेंजमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कस्टम यूनियंस और कॉमन मार्केट। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, ये सारे ही RTA में अप्लाई होते हैं। निम्न में से कौन सा एक ट्रेजरी बिल नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल इशू करती है, टी बिल्स, तो एक इसमें से नहीं है, या ऑल भी आंसर हो सकता है, ये तो आपको पता होना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि 91 डे, 128 डे और 364 डेज का टी बिल होता है, 30 डेज का कोई ऐसा टी बिल नहीं होता है। ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, गवर्नमेंट पैसा रेज करती है मनी मार्केट में, 3 टाइप के बिल इशू कर सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट कोई ट्रेजरी बिल इशू नहीं कर सकती है। कौन सा लीडरशिप स्टाइल है जिसमें लीडर आर हैंड्स ऑफ और ग्रुप मेंबर्स को अलाउ करते हैं कि वो अपने डिसीजन खुद ले लें? तो देखिए 4-5 ऑप्शन है आपके पास। तो इसमें लेजर फेयर क्या होता है कि लीडर कहता है भाई जो आप हैं वो देख लीजिए, आप करो। ये एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पे। कार्पे डायम का मतलब, ये जो फ्रेंच वर्ड है कार्पे डायम, मतलब सीज द अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। मॉडस ऑपरेंडाई कहलाता है किसी काम को करने का तरीका, डिटेलिंग जो होती है, कोई प्रोसेस, कोई मोडस ऑपरेंडाई क्या है, किस काम को करने का मोड क्या है। ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप, एग्जाम्पल एक हमने किया था ना कैश मैनेजमेंट वाला, अगर कैश मैनेजमेंट करना है तो ऑपरेशंस बहुत डिटेल में होनी चाहिए, प्रोसेस बेस्ड होती है ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, जहां वो पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन यहाँ ये क्या लिख रहा है, लीडर्स आर हैंड्स ऑफ, तो वो लेजर फेयर करेक्ट आंसर हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो गया। इस सिचुएशन में लेजर फेयर मतलब होता है लीव अलोन, मुझे छोड़ दो, मैं अपना काम करूंगा, तो टीम को छोड़ दो। लीडरशिप ये बोलती है लेजर फेयर अप्रोच है, टीम अपना काम कर लेगी। अपोजिट है ये ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक बोलता है सब चीज मैं बताऊंगा कैसे करना है। एक्सट्रीम भी अब हम लेके आ रहे हैं पुणे में। अगर आप पुणे आ सकते हैं तो फेस टू फेस आप फैकल्टी के साथ जो सीख सकते हैं, सिंसियरली अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके पास, क्योंकि एक्सट्रीम भी एक्सट्रीम लेवल ऑफ पढ़ाई है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिस्कशन है, इतना डिटेल में आपको जाने का मौका मिलेगा, और आपको जो दूसरे लोग मिलेंगे जिनके आपके सीरियस स्टडी ग्रुप बनेंगे, आपकी पढ़ाई का लेवल डिफरेंट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बेनिफिट है कैरियर डेवलपमेंट का
किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये एम्प्लॉय का मोरल बढ़ाता है, कमिटमेंट बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और उनकी सैलरी एंड बोनस बढ़ाता है। इस सैलरी और बोनस पे तो डायरेक्टली इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली देखना है आपको। सैलरी एंड बोनस तो लॉन्ग टर्म में हर चीज़ से ही बढ़ती है। तो ए एंड बी यहाँ पे सही हुए, क्योंकि कैरियर डेवलपमेंट क्या है, सीरीज ऑफ एक्टिविटी, लाइफ लॉन्ग प्रोसेसेस जो किसी का कैरियर आगे बढ़ाने में काम आती हैं। उसमें नई स्किल सीखना है, नई जॉब में जाना है, हायर लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना है, तो ये सब आपका कैरियर डेवलपमेंट में आता है। निम्न में से कौन सा दिखाता है डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? गरीब लोग गरीब हुए जा रहे हैं, अमीर लोग अमीर हुए जा रहे हैं। कौन सा कर्व है वो? फिलिप्स कर्व, लॉरेंस कर्व, बेल कर्व, लैफर कर्व, मास्लो कर्व। मास्लो तो थ्योरी है मोटिवेशन की। आपको कई बार ऐसे भी दिमाग लगाना है। फिलिप्स कर्व आपने इन्फ्लेशन में पढ़ा, तो अगर आप दो ऑप्शन ऐसे काट दोगे, अभी तो इंटेलिजेंट गैस कुछ लगा सकते हो। लॉरेंस कर्व सही आंसर है। और बेल कर्व क्या आता है? एक्चुअली बेल कर्व भी काट सकते थे हम। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है बेल कर्व, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही नहीं। लॉरेंस कर्व क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ द वेल्थ, रिप्रेजेंट द इनइक्वालिटी ऑफ द वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। तो लाफर और लॉरेंज में कंफ्यूजन होता तो मैं तो लगा ही लेता लॉरेंज। 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं और 169 टारगेट हैं, उसमें जो है एग्री किए हैं हर देश यूनाइटेड नेशंस में। तो 2030 का एजेंडा है। नंबर 1 गोल क्या है? पॉवर्टी हटाना। तो क्या इसमें से सही है कि पॉवर्टी को आधा कर देना है 2030 तक, 75% कम कर देना है, एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म, सब जगह से पॉवर्टी को हटा देना है 2030 तक, या एक दूसरे देशों की सहायता करनी है पॉवर्टी कम करने में, या पॉवर्टी को हाफ कर देना है बाई 2030? अब देखो ऑप्शन बनाने में ना ये होता है, ए और ई एक से ऑप्शन है, क्या ऐसे ही कम हो गए? अब देखना है आपको कि इन तीनों में क्या हो सकता है। हेल्प नेशन, ये कोई टारगेट जैसा तो लगने रहा है, मैं तो इसको भी हटा दूंगा। अभी या तो बी करूंगा या सी करूंगा। इसमें सही आंसर है सी, क्योंकि 2030 तक का बड़ा बोल्ड मैंडेट है कि हमको पॉवर्टी को हर जगह से पूरी तरीके से हटाना है। ये 17 के 17 आपको गोल एसडीजीज के याद होने चाहिए। नो पॉवर्टी पहला है, 0 पॉवर्टी कर देनी है 2030 तक। ये गोल कहाँ एग्री हुए थे? रियो डी जेनेरियो में 2012 में जब डिस्कशन हुआ था। एंड पॉवर्टी, एंड हंगर, एंश्योर हेल्दी लाइफ, सबकी वेलबींग प्रमोट करनी है। अब एक लोकल करेंसी अकाउंट है मेंटेन बाय ए डोमेस्टिक लोकल बैंक फॉर ए फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक, उसको क्या बोलते हैं? सपोज इंडिया में देखो एग्जांपल ले लो आप, डोमेस्टिक बैंक की बात करें तो एसबीआई, लोकल करेंसी मतलब रुपए में अकाउंट है, ठीक है नहीं है? तो ये आईएनआर अकाउंट है। एक फॉरेन बैंक का माना सिटी बैंक का है। तो सिटी बैंक का इंडिया में न्यू दिल्ली में मान लो एक अकाउंट खुला है, आईएनआर अकाउंट, उस अकाउंट को बोलते हैं वोस्ट्रो अकाउंट। क्या बोलते हैं? उसको याद रख लेना पड़ेगा इसको, क्योंकि नाम है अकाउंट के, ठीक है? ये है वोस्ट्रो अकाउंट। नोस्ट्रो क्या होता? अगर यूएसए में डॉलर अकाउंट होता एसबीआई का सिटी बैंक के पास, अब भाई न्यूयॉर्क में होगा तो सिटी बैंक के पास होगा ना, सिटी बैंक के पास वहां पे डॉलर अकाउंट है एसबीआई का, वो कहलाएगा नोस्ट्रो अकाउंट। ये आप याद रख लीजिए, नोस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट क्या होते हैं। एस्क्रो अकाउंट बहुत अलग चीज़ है, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाया जाता है, जिसमें कुछ टाइम के लिए फंड्स पार्क कर ले जाते हैं। ये जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है जून 2022 का, आरबीआई गवर्नर ने बोला कि जो वॉर है वो उससे इन्फ्लेशन का ग्लोबलाइजेशन हो गया है। तो इस तरीके का जो इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, इकोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन। तो आप इसमें देखो, इसमें कल्चरल ग्लोबलाइजेशन का क्या एग्जांपल हो सकता है? जैसे कि हॉलीवुड मूवीज हम भी देख रहे हैं, कल्चर, हम खाना खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन, सबके पास एप्पल फोन है या एंड्रॉयड फोन है, टेक्नोलॉजी सेम ही यूज कर रहे हैं हम भी। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन मतलब उस देश में कुछ हो रहा है और हमारे देश में भी फर्क पड़ रहा है, या वहाँ की पॉलिटिक्स से हम भी कुछ सीख रहे हैं, या उसको एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं। या रसिया में जो है आरोप लगे थे रसिया पे कि उनने यूएस के जो पोल हैं उनको मैनिपुलेट करने में कुछ कुछ काम किए थे, पता नहीं उतना डिटेल में नहीं, किसको मालूम भी नहीं सही किए है कि नहीं, बट पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। इकोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन, पूरी दुनिया तो एक ही है, अर्थ तो एक ही है ना हमारी, तो इसमें सही आंसर क्या हुआ? इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। ये सब एग्जाम्पल हैं जो मैंने अभी बात करी आपको। सोशियोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन क्या है?
आप इसको पढ़िए पॉज करके वीडियो को। इस प्रश्न का पहले जवाब कमेंट में कि आरबीआई ने जो बासल 3 रिक्वायरमेंट है, मिनिमम लेवरेज रेशियो क्या होना है बैंकों के लिए अदर देन द DSIB, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक है, उनके अलावा जो बैंक है उनके लिए आरबीआई की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेवरेज रेशियो कितना होना है। कमेंट में लिखो। जितना आप पार्टिसिपेट करोगे उतना आप सीखोगे। बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करते रहें। केवल समुद्र के किनारे खड़े होके आप सोचोगे कि मैं समुद्र पार कर लूँगा, वैसा होगा नहीं। आपको पानी में उतरना पड़ेगा, आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, आपको पढ़ाई करनी होगी और हम आपको वो करवाते हैं 50% फास्टर, क्योंकि हमारे पास फैकल्टी की एक्सपर्टाइज है, हमारे पास वो क्रिस्प कंटेंट है। आपको कोई प्रश्न हो आप हमको पूछ सकते हैं 9205524028 पे। आपकी तैयारी के लिए शुभकामनाएं।